हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ पे, जो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स बताते हैं। उसमें आर्टिकल 22 के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे पूरा का पूरा आर्टिकल क्या कहता है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए आपको प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन के बीच का डिफरेंस समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी, ये आर्टिकल 22 काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। देखते हैं बेसिकली इस आर्टिकल में क्या लिखा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब ये आर्टिकल किसी भी पर्सन के अरेस्ट और उसके कैद होने के ऊपर राइट्स जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है। देखते हैं क्लॉज बाय क्लॉज इस आर्टिकल में क्या लिखा है। आर्टिकल 22 का पहला क्लॉज क्या कहता है? नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। ये क्लॉज अरेस्ट हुए पर्सन के दो राइट्स की बात करता है। पहला, जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है पुलिस को उसे बताना पड़ेगा कि उसे किस चार्ज पर अरेस्ट किया गया है। और सेकंड, कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके पास पूरा राइट है कि वो कोई लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि किसी लॉयर को अपने लिए अपॉइंट कर सके। Next is clause 2. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। अब ये क्लॉज कहता है कि जब किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। और इस प्रेजेंटेशन में जहाँ पे उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वहाँ से मजिस्ट्रेट के पास तक के जाने के रास्ते को इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस 24 आवर्स में। और सेकंड चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है, अगर मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दे दिया कि उस पर्सन को इतने ही टाइम तक, लेट सपोज 1 मंथ तक या 1 वीक तक कस्टडी में रखना है, तो पुलिस ऑफिसर उस टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता कस्टडी में रखने को उस अरेस्टेड पर्सन को। अब नेक्स्ट है क्लॉज 3, जो क्लॉज 1 और 2 के एक्सेप्शंस की बात करता है। नथिंग इन क्लॉजेज 1 एंड 2 शेल अप्लाई। पहली चीज़ क्या है? टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। मतलब अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एनिमी एलियन। एनिमी एलियन वो पर्सन होता है, लेट सपोज अगर हमारी कंट्री की किसी कंट्री से वॉर चल रही है और उस दूसरी कंट्री के पर्सन को हम अरेस्ट करते हैं तो उस पर्सन को एनिमी एलियन कहा जाता है। और इसके ए पार्ट में ये बताया गया है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दिए गए राइट्स उस एनिमी एलियन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? बी, टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उसको कोई भी राइट्स क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो प्रोवाइडेड है वो नहीं दिए जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लॉज 4, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शेल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस। क्लॉज 4 कहता है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो 3 months से ज़्यादा उस पर्सन को डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। अब इस कंडीशन की 3 मंथ से ज़्यादा रखने की 2 एक्सेप्शंस हैं जो सब क्लॉज ए और बी में बताई गई हैं। सब क्लॉज ए कहता है एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड as judges of a high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in the opinion sufficient cause for such detention, provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under subclause B of clause 7। अब क्लॉज 4 का सब क्लॉज ए ये कहता है कि अगर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किए गए पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा की सज़ा देनी है
तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन से लोग होंगे? जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए पूरे पूरे क्वालिफाइड हैं वो, जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं वो, और या जो करंटली अभी हाई कोर्ट के जजेस हैं वो, ये पर्सन्स इस एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा होते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उस पर्सन की 3 मंथ से ज़्यादा की डिटेंशन रीज़नेबल है तो उसे 3 मंथ से ज़्यादा के लिए डिटेंशन में रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि एडवाइजरी बोर्ड का लिया हुआ डिसीजन किसी भी लॉ को ओवर रूल नहीं करता होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी लॉ ने बताया हुआ है कि उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही डिटेन किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, तो एडवाइजरी बोर्ड का कोई भी डिसीजन इस डिसीजन को, इस लॉ को ओवर रूल नहीं करेगा और उस पर्सन को पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकता। अब सब क्लॉज बी कहता है सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉजेज ए एंड बी ऑफ क्लॉज 7। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? अगर किसी पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन करना हो तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है इसी आर्टिकल के 7th क्लॉज के सब क्लॉज ए और बी के तहत, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और उस पर्सन को उस लॉ के तहत 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है तो उस पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है। अब आता है क्लॉज 5। When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. अब ये क्लॉज 5 भी जस्ट लाइक क्लॉज 1 दो चीज़ों के बारे में बात करता है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि उसको किस लिए अरेस्ट किया गया है, और सेकंड चीज़ कि अगर उसे अरेस्ट कर ही लिया गया है तो उसको पूरा का पूरा अपनी बात कहने का पूरा राइट दिया जाएगा। एक प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करने की बात की जाएगी। अब आप ये सोचोगे कि जब क्लॉज 1 और क्लॉज 5 में चीज़ें सेम ही लिखी हैं तो ये दो आर्टिकल्स अलग क्यों? अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो क्लॉज 1 है वो प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करता है और क्लॉज 5 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। अब आता है क्लॉज 6। नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच सच अथॉरिटी कंसिडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अब ये जो क्लॉज 6 है वो क्लॉज 5 का एक एक्सेप्शन है। क्लॉज 6 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया गया है तो उसको हमें ग्राउंड्स ऑफ चार्जेस तो बताने पड़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लॉज 6 उस पर्सन को उसके ग्राउंड्स ऑफ चार्जेस बताने से अगर पब्लिक का कोई भी इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है या फिर वो पब्लिक फेवर में नहीं है तो उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ चार्जेस नहीं बताए जाएंगे, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए जाएंगे। अब आता है द वेरी लास्ट एंड बट नॉट द वेरी लीस्ट क्लॉज 7। क्लॉज 7 कहता है द पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स A. The circumstances under which and the class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provision of subclause A of clause 4। अब ये subclause A बताता है कि किन circumstances में किस पर्सन को किस सज़ा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 3 मंथ से ज़्यादा की सज़ा दी जा सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है, इस वो भी एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन जाने बिना। इस चीज़ पे कोई भी लॉ बनाकर डिसीजन लेना पार्लियामेंट के हाथ में है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और सी द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4। क्लॉज बी बताता है कि मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए किस सज़ा में किस सर्कमस्टांसिस में उस पर्सन को कितने टाइम की सज़ा होगी, प्रिवेंटली डिटेन किया जाएगा, वो बताया है। और सब क्लॉज सी में बताया है कि एडवाइजरी बोर्ड को किस तरीके से उस पूरे प्रोसीजर की इंक्वायरी करनी होगी। सो ये था आर्टिकल 22। काफ़ी लेंदी और बड़ा आर्टिकल था। आई होप आपको समझ आया होगा आर्टिकल 22 क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।